Hello friends, today the topic of my lecture is set theory. In this lecture, I am going to introduce the idea of some basic definitions and concepts used in the field of set theory. When we look upon any object from mathematical point of view, what we see is the collection of points. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है वहां पे हमें वहां पे एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दिखती है. So here we start with our first definition. Set, a well-defined collection or class of distinct objects. So here in this definition, it is specified that collection should be well defined. If it is not well defined, then any collection can't be considered as a set. In order to understand the definition of set, we must have the idea of universe. Otherwise, it is not well defined. Like अगर हमें कोई ये कह देता है कि आप गानों की रिकॉर्डिंग कर दीजिए, अब हमें उसे ये बताना पड़ेगा कि कौन से गानों की रिकॉर्डिंग हम करवाना चाहते हैं. अदरवाइज ऐसे रैंडम कोई भी गाने तो नहीं वो रिकॉर्ड करके हमें दे देगा. सो इन दैट केस अगर हम किसी कलेक्शन को वेल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस यूनिवर्स में से उस कलेक्शन को बनाना चाहते हैं. And different universes have different elements. For example, in case of collection of integers, the elements are integers. In case of collection of real numbers, the elements are real numbers. So once we fix the universe, then any collection of well-defined distinct elements inside that universe is called set. Here, the distinct objects are called the elements of a set, and every element of a set belongs to the set. And a set may be finite or infinite. For example, if A is equal to small a, comma b, comma c, comma d, comma e be any set, then the element say B belongs to A. Symbolically, it is written as B belongs to A. Suppose अगर हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं A और मान लीजिए हमने उसमें ये 5 एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए A, B, C, D, E और ये कोई भी एक सेट हमने कंसीडर करा. अब आप इसका कोई भी अगर एलिमेंट उठाओगे और अगर मैं उसका रिलेशन दिखाना चाहती हूँ उस सेट के साथ, तो इन दैट केस वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो अपने सेट को हमेशा क्या करेगा, बिलोंग करेगा. जिसकी एक कॉमन से एग्जांपल हमारी फैमिली है. हम अपनी फैमिली को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. जब भी हमसे अगर कोई हमारी फैमिली से रिलेटेड कोई बात करता है तो हमसे पूछता है कि आप किस फैमिली को बिलोंग करते हो, आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो, आप किस कंट्री को बिलोंग करते हो. तो इन दैट केस जब जिस यूनिवर्स जिस पर्टिकुलर कलेक्शन के अकॉर्डिंगली वो बात हो रही होती है तो उस पर्टिकुलर कलेक्शन का कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट को क्या करना शुरू कर देता है, बिलोंग करना शुरू कर देता है. Set can be represented by two forms. Number one, roster form. In this form, set can be described by listing elements separated by commas. For example, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल ली, it is also an example of a roster form. जो दूसरी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे ली है, sorry, it is also an example of a roster form. कि जब हम elements को list करते हैं by separating with commas and using the curly brackets. Second form है उसकी set builder form. In this set, all the elements must own the single property so that it must belong to the set. मतलब बेसिकली इसका नाम set builder form क्यों है, क्योंकि हम build up कर रहे हैं यहाँ पे एक लाइन. तो जो लाइन हम यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उस प्रॉपर्टी को क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए. अभी पिछली एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसीडर करी ना, मैंने क्या एग्जांपल ली मैंने कहा कि अगर A हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी. इन केस आई वांट टू राइट द सेट बिल्डर फॉर्म, सो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने देखा कि जो एलिमेंट्स थे, पहली बात वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे थे. दूसरा, उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 4 है या ग्रेटर देन 5 है. सो वन वे ऑफ राइटिंग इन अ सेट बिल्डर फॉर्म इज A is equal to X such that X belongs to N and X greater than 5.
सो अब जितने भी एलिमेंट्स मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिए वो सारे के सारे इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आपके एलिमेंट्स किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर फॉर्म को व्हाट वी कॉल अ सेट बिल्डर फॉर्म। Next definition is universal set. As already I told you, we must have some fixed universe. So if all the sets under consideration are the subsets of a fixed set, then the fixed set is called the universal set and it is denoted by U. This U means the scripted U, or sometime it is denoted by scripted Z. Next definition is subset. Let us consider any two sets, say A and B. If every element of set A is also the element of B, that is, every element of A belongs to B, then A is called a subset of B. In this, there are two possibilities. पहले इसको थोड़ा सा define करते हैं अच्छे से. Subset, as the name suggests, कि subset means जो सेट का एक सब हिस्सा हो. ठीक है, मतलब आपके पास एक सेट था, जैसे प्रीवियसली मैंने एक एग्जांपल ली कि ए को 1, 2, 3, 4 मैंने कंसीडर करा, तो उस एग्जांपल में से हम कोई एलिमेंट्स को उठा लेते हैं. ठीक है, तो इन दैट केस जो सेट हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका सब सेट कहलाएगा. जैसे आपने रस्तों में देखा होगा सबवे. सबवे का मतलब क्या होता है कि मेन सड़क आपकी जा रही है बट आप एक कोई अंदर से एक रास्ता ले रहे हो, इसीलिए उसका नाम क्या रखा जाता है, सबवे रखा जाता है. ठीक है, तो इन सेम वे यहाँ पे अगर हम सेट में से कोई एक सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इन दैट केस दैट सेट इज नोन एज अ सबसेट. नाउ इन दिस टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. नंबर 1, या तो जो सेट हमने नया यहाँ पे बनाया वो कैसा होगा या तो उसका पूरा का पूरा सबसेट होगा. अगर वो गिवन सेट का पूरा सबसेट है, मतलब प्रॉपरली उसके अंदर कंटेन्ड है, इन दैट केस जो सेट ए होगा इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. एंड इफ ए जो है वो बी के बराबर हो जाए तो उस केस में हम ए को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे. ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट की हमारी जो एग्जांपल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं कि हमारे पास जो एक एम्प्टी सेट होता है दैट इज नोन एज अ इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का हर एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट. नाउ the question arises in our mind that how empty set is a subset of a free set or a given set. In this case, we use the concept of logics. In my further video, I will give the lecture on logic. You can watch that in detail. In logic, we deal with the concept that negative negative gives us positive. That means false false will give us true. It is a process of one kind of proof that is known as a negation method. When we don't know anything about the given conditions, so in that case we negate the result. So यहाँ पे हमने शो करके दिखाना है कि जो फाई है वो सपोज हमें कोई एक सेट ले रही हूँ, उसका नाम मैं रख देती हूँ ए, और क्योंकि हमने कहा कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है तो इसका मतलब एम्प्टी सेट ए का भी क्या होएगा, सबसेट होएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एम्प्टी सेट का हर एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग करना चाहिए. ठीक है ना, बट एम्प्टी सेट का हर एलिमेंट ए को बिलोंग कर ही नहीं रहा, इसलिए वो उसका सबसेट नहीं है. सो नहीं नहीं ने हमें क्या दे दिया, हाँ दे दिया. तो इट इज फॉल्स कि एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स कि एम्प्टी सेट जो है उसका हर एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है. तो पहली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई. एंड टू फॉल्स स्टेटमेंट्स को जब हमने कंबाइन कर दिया बाय कंजक्शन, एंड के रिलेशन से हमने उनको जोड़ दिया, तो उन्होंने हमें क्या रिजल्ट दे दिया, ट्रू का रिजल्ट दे दिया. सो इम्प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, नॉर्मली 5 एंड द सेट इटसेल्फ. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे आती है पावर सेट. पावर सेट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट. हमने सारे के सारे अभी हमने प्रीवियस डेफिनेशन देखी सबसेट की, और सबसेट की डेफिनेशन में हमने ये देखा एग्जांपल कि अगर ए हमारे पास 1,2 दिया हुआ है, बी हमारे पास 1,2,3 दे रखा है, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया. ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास और सबसेट्स भी बन सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास 1 भी बन सकता है एज ए, 2 भी बन सकता है अकेला, 3 भी बन सकता है, 1,3 भी बन सकता है, 1,2,3 भी बन सकता है, और एम्प्टी सेट तो है ही है हमारे पास. तो पावर सेट क्या है कि इन्हीं सारे सेट जो सबसेट्स हमने फॉर्म किए इनकी कलेक्शन.
अब कलेक्शन है तो डेफिनेटली इसके आले दुआले करली ब्रैकेट्स वहां पे क्या कर जाएंगी, एग्जिस्ट कर जाएंगी. So the collection of all the subsets of a set is called the power set. It is denoted by P of A. कहीं पे भी हमें P of A अगर लिखा हुआ दिखे मैथमेटिक्स की बुक्स में तो that means कि वो पावर सेट की बात कर रहे हैं यहाँ. For example, if A is equal to 1, 2, then power set of A will be equal to 5. 5 क्योंकि हर एक का एलिमेंट है 1, 2 and 1, 2. So if there are n number of elements in the set, then there are 2 की power n elements in the power set. Next definition is empty set, null set, void set. A set which contains no element, as the definition, as the name itself tells about the definition कि empty है वो. अगर कोई भी set के पास कोई element नहीं है, then that particular set is known as a empty set. It is denoted by either empty brackets or by a symbol phi. Sometime वो हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो phi को इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, and they asked us कि whether it is an empty set, then our answer is no. In that case, that particular set is not called the empty set. That set is known as a singleton set. Singleton set, again, as the name suggests, a set which contains only one element is called a singleton set. Next definition is equal set. Two sets are said to be equal sets if they have same elements in them. कोई भी दो सेट को आप तभी इक्वल सेट कहोगे जब उनके पास सेम एलिमेंट्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट मेरे पास है 3, -3 और एक मेरे पास सेट है कि x such that x belongs to r. r here stands for real number. x square minus 9 is equal to 0. अब x square minus 9 is equal to 0 को solve करा तो what we will get? x square minus 9 is equal to x plus 3 into x minus 3 is equal to 0. From there we will get x is equal to 3 and x is equal to -3. So पहला सेट जो था उसमें भी 3, -3 एलिमेंट्स थे. दूसरा सेट जो हमने क्रिएट किया उसमें भी 3, -3 एलिमेंट्स थे. तो in that case these two sets are considered to be equal. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक और दे भी रखी है आपको कि a जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, 2 और b जो है मान लीजिए अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा सेट पड़ा हुआ है कि x such that x belongs to natural number for all x minus 1 into x minus 2 is equal to 0, then a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा. एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट सेट. Two sets are said to be equivalent if they have exactly same number of elements in them. अगर मतलब वो उनके पास जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनका नंबर सेम ना हो पर उनका एग्जैक्टली उनका न्यूमरल वैल्यू सेम हो या ना हो पर उनका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कि ए हमने यहाँ पे ले लिया AEIOU, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं 5 और बी हमने क्या ले लिया HEART तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं 5. अब देखने में चाहे इनकी जो वैल्यू है दे आर नॉट सेम बट इन नंबर्स दे आर सेम. So in that case these two sets are known as the equivalent sets. Next definition is union of two set. यूनियन हमें नाम से पता है. यूनियन का मतलब क्या होता है कि जब हम दो चीजों को आपस में कंबाइन कर दे, 2, 3, 4, 5 हम कहते हैं ना यूनियन बना ली. यूनियन बना ली का मतलब वो आपस में मिल गए, ठीक है. So if A and B are any two set, then the union of two sets is denoted by A union B and is defined as A union B is equal to x such that x belongs to A or x belongs to B. अगर हम उनकी यूनियन ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास दो ग्रुप हैं, ठीक है ना. तो दो ग्रुप हैं अगर हमारे पास और एक एलिमेंट एक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. बट अगर वो दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के साथ यूनिटी बना लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर वो एलिमेंट्स जो पहले वाले ग्रुप के पास हैं और वो एलिमेंट्स जो दूसरे वाले ग्रुप के पास हैं वो उनकी यूनियन में ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे. This definition states that A union B is the set consisting of all elements X that belongs to A or to B or to both. या तो वो दोनों को बिलोंग करना चाहिए या एटलीस्ट वो दोनों में से किसी एक सेट को बिलोंग करने चाहिए. तो एग्जांपल दी हुई है मैंने यहाँ. If A is equal to 1, 2, B is equal to 2, 3, 4, then A union B is equal to 1, 2, 3, 4. अब 4 इसके पास था या नहीं था, बट जब मैंने इनकी यूनियन ली तो वो एलिमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा.
Now, by using the concept of this definition, we are going to define the next definition. And it is very important definition. In your further studies, it will help you in higher classes. Arbitrary union of sets. As in the above definition, we have seen the concept of union of two sets. Let us consider the two sets, say A1 and A2. Then according to the above definition, what we can write? A1 union A2 will be equal to x such that x belongs to A1 or x belongs to A2. It can also be written as A1 union A2 is equal to x belongs to U such that there exists at least one I belongs to 1 comma 2 such that x belongs to AI. कम से कम कोई एक 1 और 2 में से ऐसा I होना चाहिए कि x जो है वो उसे क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो. जैसे हमने अभी प्रीवियस डेफिनेशन में बात की, हमने कहा कि x या तो A1 को बिलोंग करे या वो A2 को बिलोंग करे. दोनों को बिलोंग कर जाए तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, फिर तो यूनियन में आएगा ही आएगा. पर दोनों में से किसी एक को उसे क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दैट वे वी कैन राइट इट इन दिस मैनर आल्सो. सो इन केस अगर हमारे पास दो की बजाय तीन सेट आ जाते हैं तो हाउ वी कैन राइट A1 यूनियन A2 यूनियन A3. x बिलोंग्स टू u, u हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स लाई करते हैं. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन आई, कोई एक ऐसा आई वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए जो 1 2 3 को बिलोंग करता हो सच दैट कि उस पर्टिकुलर ए आई के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या करनी चाहिए, उसे बिलोंग करनी चाहिए. In case, in similar manner, अगर हमारे पास n number of set हो, तो how we can write it as A1 union A2 union A3 and so on union AN will be equal to x belongs to U such that there exists at least one I belongs to this such that x belongs to AI. Or it can be written as in this way कि union हमने combine करके लिख दी instead of like this. The next definition is intersection of two sets. If A and B are any two sets, then the union of two sets is denoted by A intersection B. And it is defined as A intersection B is equal to x such that x belongs to A and x belongs to B. Intersection क्या होती है? हमने देखा है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो what we will get a common point. So in the same manner, when two set intersects, so what the result we will get? We will get only common elements. तो जो common elements होंगे, it is obvious कि जो element x होगा, वो A को भी belong कर रहा होगा, वो B को भी belong कर रहा होगा. That is why it is called the common element. So according to this definition, A intersection B is the set consisting of all elements X that belongs to both A and B. वो दोनों को ही belong करना चाहिए, only then वो हमारी intersection में exist कर सकते हैं. For example, if A is equal to 1, 2 and B is equal to 2, 3, 4, then A intersection B is equal to 2. In the same way, by using this concept, we can define arbitrary intersection of set. Like we consider two set A1 and A2 again, then A1 intersection A2 can be written as according to the above definition. But I can also write it as A1 intersection A2, X belongs to U, X element जो है वो universal set को belong कर रहा है. उस universal set में से for all the values of I की हर value, मतलब I की 1 के लिए भी, I के 2 के लिए भी, X की value AI को क्या करनी चाहिए, belong करनी चाहिए. अगर मैं तीन सेट लेती हूँ तो in the same manner I can write it as X belongs to U for all I belongs to 1, 2, 3 such that कि x जो है वो belong करे किसको, AI को. Similarly, अगर मेरे पास यहाँ पे n set हैं, then we can write it as A1 intersection, A2 intersection, A3 intersection and so on intersection AN is equal to x belongs to U क्योंकि universal set का element है और I की हर एक value के लिए 1 से लेके n तक x जो है उस AI को क्या करना चाहिए, belong करना चाहिए. Only then that particular element will belong to this whole intersection, or it can be written in this manner also. Thanks. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए
और मेरे फर्दर वीडियोस को आप देखते रहिए। थैंक यू।